बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 और उसका टॉपिक नंबर 5 ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर को कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो करंट है वो फ्लो करता है। और इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़े कलेक्टर, बेस एंड एमिटर। ये तीन हमने इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे पढ़े। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम ट्रांजिस्टर की टू टाइप्स को डिस्कस करते हैं, मीन के एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, उनमें से जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे वर्क करेगा। एम्पलीफायर एक डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंसिस्ट करती है वन और मोर ट्रांजिस्टर, जो कि एक या एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर के ऊपर वो कंसिस्ट करती है और इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इनपुट सिग्नल। और उसका काम क्या है कि वो इनपुट सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको इन्हांस कर देती है, उसको बढ़ा देती है। तो अगर आप कुछ इस तरह का एक इनपुट सिग्नल देते हैं, मीन के कोई एक साउंड सिग्नल ही हम इसको अगर कंसीडर कर लें, ये कोई आप इनपुट सिग्नल देते हैं तो उसको जो आपको एम्पलीफाई होके आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो इस सेंस में मिलेगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है वो इन्हांस हो रहा है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि एम्पलीफायर के केस में जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, उसके लिए हमने एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। इस सर्किट डायग्राम में सबसे पहले आप देखें, ये जो हमने डॉटेड लाइन के अंदर कुछ एरिया लिया हुआ है, इसको हम एक ट्रांजिस्टर के तौर पे ले रहे हैं। और कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें देखें एक हमारे पास कलेक्टर है, एक बेस है और एक हमारे पास एमिटर है। हमने कलेक्टर को रिप्रेजेंट किया एज एन एन टाइप रीजन, बेस को हमने पी टाइप रीजन और फिर एमिटर को हमने एन टाइप रीजन के तौर पे लिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें कि बेस और एमिटर को देखें तो बेस पी रीजन है और एमिटर एन रीजन है। और हमने देखा था कि जब हम किसी एक डायोड को डिस्कस करते हैं और वो डायोड अगर हमारे पास इस फॉर्म में आता है, मीन कि ये पी रीजन है और ये एन रीजन है, और अगर पी रीजन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो जाता है और एन रीजन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो हमारे पास बनता है फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ही तो करंट फ्लो करेगा। तो इट्स मीन कि ये जो हमारा लूप बन रहा है ये एक फॉरवर्ड बाइजिंग लूप बन रहा है, जिसमें जो पी रीजन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से और एन रीजन है जो वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पे अभी हम जस्ट बाइजिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि हमारा जो सर्किट है उसमें अभी हम एम्पलीफिकेशन नहीं कर रहे, जस्ट हम बाइजिंग कर रहे हैं सर्किट की। और इसमें आप देखेंगे कि इस बैटरी को हम इनपुट वोल्टेज के तौर पे लेंगे और इस बैटरी को हम आउटपुट वोल्टेज के तौर पे कंसिडर करेंगे। तो देखें कि इस बैटरी से जो करंट फ्लो कर रहा है, मीन कि आई बी करंट जो यहाँ पे फ्लो करेगा इस बी ई के अक्रॉस, और फिर ये आई ई करंट फ्लो करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। तो हम इस करंट को जो आई बी करंट सर्किट के अंदर यहाँ पे फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड बाइजिंग में, तो हम उसको लिख सकते हैं कि आई बी इज इक्वल टू वी बी ई ओवर आर आई ई। अब ये जो इक्वेशन हम लिखेंगे ये बाय यूजिंग ओहम लॉ हम लिखेंगे। ओहम लॉ हमारे पास होता है वी इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू वी ओवर आर के इक्वल होता है। अब देखें जो I हम करंट कंसीडर कर रहे हैं, मीन के बेस करंट जो कंसीडर कर रहे हैं, वो बेस करंट जब B इंटू ई रीजन से पास कर रहा है तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल जो B और E रीजन के दरमियान है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो बी ई के साथ हमने उसको लिखा है। और B और E रीजन के दरमियान जो हमारी रेजिस्टेंस होगी उसको हम R इंटू आई ई के साथ लिखेंगे। अब ये R इंटू आई ई जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली बेस और एमिटर जंक्शन के दरमियान है। मीन कि अगर हम इन जंक्शंस को कुछ इस तरह से ड्रा कर लेते हैं कि ये हमारे पास N रीजन है, ये P रीजन है और ये N रीजन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो N और P रीजन है या P और N रीजन, यहाँ पे हम देख रहे हैं P और N रीजन, तो P और N रीजन के दरमियान ये जो जंक्शन आपको नज़र आ रहा है इसके अक्रॉस जो हमारी रेजिस्टेंस है उसको हमने लिखा है R इंटू आई ई के साथ। तो हमारे पास करंट के लिए, बेस करंट के लिए एक ये इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम ए इक्वेशन का नाम दे रहे हैं। इसी के साथ हम जो हमारे पास गेन करंट की जो रेशो आती है उसको भी अगर हम लिख लें, बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, और आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी।
आई बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, तो हमारे पास आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू वी बी ई ओवर आर आई ई आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। तो देखें हमने फर्स्ट लूप में से दो वैल्यूज़ यहाँ पे हमने हासिल कर ली हैं, एक आई बी करंट के लिए और एक आई सी करंट के लिए। आई सी करंट की जो वैल्यू अभी हमने हासिल की है, इसको नेक्स्ट लूप में हम यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इसको पहले से ही फाइंड कर लिए है। अब देखें फर्स्ट लूप तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं सेकंड लूप की तरफ। सेकंड लूप में देखें आप कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम इसको स्टडी कर चुके हैं। इसमें देखें अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी गेन होती है उस टाइम पे, तो हम यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको लिखेंगे V इंटू सी सी, मीन के आउटपुट वोल्टेज है। फिर जो वोल्टेज हमारा इस आर सी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा उसको हम लिख रहे हैं वी आर के साथ। फिर कुछ हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V इंटू सी ई। ठीक है, कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम माइनस वी इंटू सी ई के साथ लिखेंगे। और ये जो माइनस साइन है ये आप चैप्टर नंबर 13 में ये किरचॉफ लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये माइनस साइन जो हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज के जो पोटेंशियल है हमारा वो लॉस हो रहा होता है इस सेंस में। तो नेक्स्ट हम इस इक्वेशन को ये टर्म सेम एज रिपीट होगी, वी आर बाई यूजिंग ओहम लॉ हमारे पास आई सी इंटू आर सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, माइनस वी सी सेम ये टर्म भी रिपीट होगी। फिर नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर फर्स्ट टू टर्म्स ऐसे ही रिपीट होंगी, लेकिन वी सी ई है जो हमारे पास कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम आउटपुट वोल्टेज के तौर पे लेंगे, या उसको हम आउटपुट वोल्टेज अगर कंसीडर करें तो हमारे पास हम इसको वी सी ई को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, वी नॉट के साथ। ठीक है, अब देखें कि अगर वी नॉट को हम इक्वल से दूसरी साइड पे ले जाते हैं, सेपरेट कर लेते हैं वी आउटपुट जो हमारे पास आ रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए, तो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास ये बच जाएगी। इस इक्वेशन में देखें कि वी सी सी तो सेम रहेगा, माइनस आई सी जो अभी हमने फाइंड किया था, मैंने आपको बताया था कि इस लूप में हमें वो ज़रूरत पड़ेगी इसकी। हम यहाँ से इस इक्वेशन से आई सी को लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी बी इंटू वी बी ई ओवर आर आई ई, और ये आर सी ऐसे ही साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, सी इक्वेशन। अभी तक हमने जस्ट क्या किया है, ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हुए जस्ट बाइसिंग की है। अब हम स्टार्ट करेंगे एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इनपुट सिग्नल यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उसको वी इन के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर ये कुछ वोल्टेज वी इन के सेंस में हम यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, उससे क्या होगा कि ये जो करंट आई बी यानी कि बेस करंट जो हमारा फ्लो कर रहा था इसकी वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। ठीक है, और हो सकता है कि वो जो वैल्यू बढ़े करंट की वो बहुत स्मॉल हो, तो हम उसको यहाँ पे डेल आई बी के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी तरह जो v इंटू बी ई है ये भी हमारे पास चेंज हो जाएगा, प्लस डेल v इंटू बी ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारा आउटपुट सिग्नल जो v नॉट आ रहा है वो बढ़ के हमारे पास डेल v नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास वी सी ई आ रहा था ये भी हमारे पास चेंज होके डेल v इंटू सी ई के अंदर चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखें कि हम इस इक्वेशन से आगे जब अब मूव करते हैं, नाउ वी एम्पलीफाई आवर सिग्नल। अब हम सिग्नल को एम्पलीफाई करवाना चाह रहे हैं एज वी बी, ये हमने कुछ सिग्नल इनपुट के तौर पे दिया, देन अबव इक्वेशन बिकम। अब अबव इक्वेशन देखें हमारी कैसे आ रही है, वी नॉट के अंदर कुछ डेल वी नॉट वैल्यू ऐड हो जाएगी, v इंटू सी सी ये सेम रहेगा माइनस बीटा की वैल्यू, और वी बी ई ये भी मैंने आपको बताया इसमें कुछ अमाउंट में जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा, उसको हमने इस सेंस में लिख लिया। और इस इक्वेशन को फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो देखें ये माइनस बी, और हम फर्स्ट टाइम पे इस माइनस बी को वी बी ई से मल्टीप्लाई करेंगे और आर सी एक इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी। फिर ये माइनस प्लस माइनस, और फिर बीटा को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर फर्दर एक ये दो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे बन जाएंगी। अब इनको टू टर्म्स में हमने इसलिए डिवाइड किया कि फर्दर हमारे पास जो इसकी सिंप्लीफिकेशन है वो और आसान हो जाए। हमारे पास एक इक्वेशन ई बन जाती है। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें सी इक्वेशन को ई इक्वेशन में से,
तो देखें पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे वी नॉट प्लस डेल वी नॉट और फिर माइनस उसमें ये इक्वेशन लिख देंगे इज इक्वल टू, फिर ई इक्वेशन में हम लिखेंगे वी सी सी माइनस ये टर्म लिखेंगे, ये टर्म लिखेंगे, फिर माइनस ये जो सी इक्वेशन है इसको दोबारा से हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म्स थी ये तो हमारे पास हो जाएंगी कैंसिल, ठीक है। इसके अलावा ये प्लस की टर्म आ रही है, ये माइनस की, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ये प्लस की टर्म आ रही है और इसके साथ ये माइनस की टर्म, ये भी दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बचेगी माइनस बीटा डेल वी बी ई आर सी ओवर आर इंटू आई ई, यानी कि ये टर्म हमारे पास फाइनल आएगी डेल वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू आर सी ओवर आर आई ई इंटू डेल वी बी ई। अब हमने स्टार्टिंग में देखा है कि जो हमारे पास वी बी ई आ रहा है ये वी बी इन के इक्वल है, ठीक है। और बुक में भी आई थिंक उसने वी आई एन ही उसने यहाँ पे वी इन के तौर पे ही उसको यूज़ किया हुआ, तो आप इसको स्टार्टिंग में ही वी बी ई के साथ ही लेके आएँ और लास्ट पे आप उसको रिप्लेस कर लें, या स्टार्टिंग में ही आप उसको वी इन के साथ रिप्लेस कर लें, जैसे आप इसको ईजी समझते हैं। फिर नेक्स्ट इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, सेम वही इक्वेशन हमने लिख दी है, लेकिन वी बी ई की जगह हमने उसको डेल वी इन के साथ रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम इक्वेशंस को दोनों साइड पे डेल वी इन से डिवाइड करवा दें तो देखें ये टर्म तो हमारे पास फुली कैंसिल हो जाएगी, तो ये जो हमारे पास टर्म आएगी इसमें आएगा माइनस बीटा इंटू आर सी ओवर आर आई ई, मीन के हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल आया वो इन्हांस तो हो जाएगा, लेकिन साथ में माइनस साइन जो आ रहा है ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, माइनस साइन इन्वर्ट द आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर देगा। मीन कि अगर आपने इनपुट इस सेंस में प्रोवाइड किया है तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो इन्वर्ट हो के मिलेगा। हाँ एम्पलीफाई ज़रूर होगा लेकिन साथ में इन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन की वजह से। इसी के साथ हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है 18.6 ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। एक शॉर्ट सा टॉपिक है, इसको देख लें। जस्ट इसमें सेम जो भी हमने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ा उसी तरह का वर्क सेम इसमें भी होगा, लेकिन एक चीज़ जो हमने रिप्लेस करनी है वो क्या होगी कि यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की जगह यूज़ करेंगे स्विच को, ठीक है। अब देखें कि उसी तरह से हमने एक सर्किट ड्रॉ कर लिया यहाँ पे NPN, ये हमारे पास दोबारा से ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P टाइप के साथ और नेगेटिव N टाइप के साथ अटैच है। तो देखें यहाँ पे होगा क्या कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, स्विच क्लोज करने से क्या होगा कि यहाँ से IB जो करंट है वो फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, ठीक है। और सर्किट के अंदर वो जब करंट फ्लो करेगा तो वो करंट एमीटर की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो करंट कलेक्टर की तरफ भी फ्लो करेगा अगर हम एमीटर और कलेक्टर की जो आपस में रेजिस्टेंस है उसको अगर कम कर दें। अगर वो रेजिस्टेंस हम कम करते हैं तो उससे क्या होगा कि यहाँ से जो बेस का आने वाला करंट IB होगा वो इस कलेक्टर की तरफ भी फ्लो करेगा और यहाँ से इस बल्ब को ग्लो कर देगा, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, उसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक तो ये कि हम स्विच को यहाँ से क्लोज कर दें, और दूसरी बात कि हम यहाँ से जो C और E टर्मिनल हैं, जो N टाइप हमारे पास दोनों टर्मिनल हैं, अगर इनके दरमियान हम रेजिस्टेंस को कम कर दें तो अगर तो रेजिस्टेंस कम होगी तो यहाँ से आने वाला करंट जो IE की तरफ तो जाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ IC की तरफ भी जाएगा और इस बल्ब को ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा और ये बल्ब अपनी ग्लो ख़त्म कर देगा, ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है समझने वाला वो ये है कि हम देख रहे हैं कि जो बेस और एमिटर हैं बेसिकली करंट को कंट्रोल किया जाता है बेस टर्मिनल से, ठीक है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल कुछ आपको मैं ऐसे दे देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास यहाँ पे कोई एक रेज़र वायर है, कोई एक टैंक है वाटर का, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि इस रेज़र वायर के अंदर, ये इस टैंक के अंदर फुली हमने इसको वाटर से भरा हुआ है, वाटर से इसको भर दिया। और अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ यहाँ पे हम एक टैब लगा देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर उस टैब को हम ओपन करते हैं, ठीक है, अब अगर इस टैब को हम ओपन करते हैं तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि टैब को हम कितना ओपन करते हैं,
ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इसको कुछ इस सेंस में कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो देखें एमीटर के पास तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है करंट की, बेस के पास भी कुछ आ रही है, लेकिन आगे कलेक्टर को जो मिलेगी वो डिपेंड करेगी बेस पे कि बेस कितने वाटर को यहाँ से फ्लो करने देता है, या दूसरे सेंस में हम अगर कंसिडर करेंगे बेस कितने करंट को फ्लो करने देगा। तो बेसिकली करंट को जो कंट्रोल किया जाएगा वो बेस से किया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बेस से जो करंट फ्लो करवा रहे हैं, एक मैक्सिमम करंट अगर हम फ्लो करवाते हैं, वो आपकी बुक में उसने मेंशन भी किया है कि अगर एक मैक्सिमम करंट को हम फ्लो करवाते हैं और उसके बाद कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी सी, उसको अगर हम ज़ीरो के अक्रॉस यानी कि ज़ीरो के करीब उसको कर दें हम, या जो इनके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगी, इन दो रीजन्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी उनको अगर हम ड्रॉप कर दें और ज़ीरो के इक्वल कर दें, तो फिर क्या होगा कि कलेक्टर के अक्रॉस जो करंट पास करके जाएगा वो इस बल्ब को ग्लो कर देगा और ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ जब हम इसको स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा और उसके बाद जो उसकी ग्लोनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, और उस टाइम पे जो सी और ई टर्मिनल है इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी हम जो करंट गेन रेशो की इक्वेशन है वो लिखते हैं बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, और आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी। आई सी हमारे पास आउटपुट करंट है जो कि इस बल्ब को ग्लो करेगा, और आई बी जो इनपुट करंट है जो कि आके सर्किट के अंदर डिवाइड हो रहा है जो कि इस बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर एज अ स्विच को। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी दफ़ा पेपर्स में रिपीट हो चुका है, तो इसको एक दो दफ़ा आप खुद भी प्रैक्टिस करें, बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।